ओके, गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एस्पेक्ट गामा कैमरा के बारे में और हमने पूरी थ्योरी लगभग डिस्कस कर रखी है, ऐसा नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, हम एक एक चीज़ों को, एक एक डायग्राम अच्छे से उसको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि उस डायग्राम, यदि कोई एग्जामिनर वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप एक स्लाइड, हर एक स्लाइड जो है बेसिकली इसका एक क्वेश्चन बनता है। और वेरी इफेक्टिवली बाय जस्ट ड्राइंग डायग्राम यू कैन जस्ट शो योर नॉलेज कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। द आइडिया इज दैट। इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि बहुत सारे डायग्राम जो है वो इकट्ठे करे हैं। मे बी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 3-4 डायग्राम हमने लिए, मतलब डिफरेंट वेज में जो ऑथर्स ने डिस्क्राइब करे हैं, ताकि आप चूज कर पाए कि जो आपके लिए कन्वीनियंस है, जो आपको याद रह पा रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे मान लो गामा कैमरा के फंक्शनलिटी के बारे में डायग्राम है, तो ऑलरेडी हम 3-4 डिस्कस कर चुके हैं। आज एक 5वां डायग्राम किसी बुक में था, वो भी लेकर के आए। आपको जो लगता है आप बेस्ट उसमें से चूज कर लो, आप एक्सप्लेन करो। सारी चीजें एक ही जगह जाकर के मिलती हैं, ऑल पाथ गोज टू द सेम प्लेस। आपको जो लग रहा है उसमें से चूज कर लो, उन चीजों को एक्सप्लेन करो। राइट, आइडिया ये है। और इसमें क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको एक एक चीजें जो हैं वो अच्छे से फिर से दोबारा समझ में आ जाएंगे, क्योंकि गामा कैमरा एस्पेक्ट सिस्टम जो है वो इससे तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, बाकी चीजें पूछे या ना पूछे। करेक्ट, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं हम इसको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। कंटिन्यूइंग दैट, लेट्स गो अहेड। देखो, ये ऑलरेडी हम लोग गामा कैमरा इमेजिंग सिस्टम का जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट है जिसमें आपने रेडियो एक्टिविटी जो है वो इंजेक्ट करी है, और ये जो गामा कैमरा हेड जो है उसका डायग्राम दिखा है, जहाँ पे कॉलीमेटर को ऐसे लाइंस खींच दिया, लाइन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स को यूज करके ये पूरा का पूरा फिगर और एक इलिप्सॉइड, 2 इलिप्सॉइड लगे हुए। तो पहला चीज, इसको बनाना तो इजी है, करेक्ट, आराम से बना सकते हो, और हर जगह पे बहुत नाइसली जो है उसने क्या है डिपिक्ट किया, वो उसके अंदर लिखा भी हुआ है। तो आपको ये भी एक आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे हम भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और कई बार गामा कैमरा इमेजिंग सिस्टम के बारे में यदि पूछ रहा, कुछ भी नहीं कर पाए, डायग्राम भी बना के आ गए, लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि आप लिख रहे हो और टाइम नहीं मिलता लिखते लिखते, तो कम से कम इतना भी कर पाओगे तो कुछ न कुछ मार्क्स तो मिलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, राइट। तो आइडिया जो है, जितने डायग्राम जो अभी जो हम बना रहे हैं वो सेवियर की तरह काम करेंगे आपके लिए, रिप्रेजेंटिंग, शोइंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग द गुड नॉलेज यू हैव गॉट। एग्जामिनर को लगता है तो आप वहां बैठ करके, उस समय टाइम नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे आकर के यदि वो पूछता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। द होल आइडिया ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कॉलीमेटर को लाइन से खींच दिया, ठीक है, डिपिक्टेड है, नाइस है, देखो डायग्राम भी बिल्कुल नाइस है, नीट एंड क्लीन है। ओके, सो कॉलीमेटर आ गया, फिर सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल है, उसके बाद लाइट पाइप है, पीएम ट्यूब्स, प्री एम्पलीफायर। इसके फंक्शनलिटी हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। सिर्फ डायग्राम का नीटनेस इंपॉर्टेंट है, कैसे खींचना है वो 1-2 बार देख करके प्रैक्टिस करो। अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। हमें लगा कि आप लोगों के लिए ईजी होगा ऐसा करके बनाना। ठीक है, बाकी सारे कंपोनेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पोजिशनिंग सर्किट, समिंग सर्किट, यहाँ पे डिजिटल एनर्जी एंड स्पेशल लिनियरिटी करेक्शन सर्किट है बेसिकली। तो यहाँ पे एनर्जी रेजोल्यूशन, जो एनर्जी करेक्शंस की बात कर रहे थे, स्पेशल लिनियरिटी करेक्शंस के बाद जितने तरह के करेक्शंस जो अवेलेबल हैं, सेंसिटिविटी करेक्शंस, यूनिफॉर्मिटी करेक्शंस, यहाँ पे लुकअप टेबल के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। सो ऑन द फ्लाई जैसे जैसे पेशेंट इमेजिंग होती है, एक इमेज आता है, उसके साथ वो करेक्शन अप्लाई करता है, एंड देन फाइनली द इमेजेस आर स्टोर्ड इन द डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर से, डिजिटल कंप्यूटर इज लिंक्ड विद द पैक सिस्टम। तो यहाँ पे जाके डेटा जो है फाइनली पैक से जाकर के, पैक में जाकर के स्टोर हो जाता है। कोई बड़ा डिपार्टमेंट होगा उसके पास पैक होगा,
कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होंगे जिनके पास बैग्स नहीं होगा. सो दिस component may be present or might be missing in another one. ठीक है. दूसरा डायग्राम, ये डायग्राम बोल रहा है, देखो ये स्पेक्ट्रम है, राइट. अब देखो जब भी एनर्जी जो आती है, एनर्जी का हमने बोला है कि सारे पीएम ट्यूब का सिग्नल जो है आप सम करोगे तो जाकर के वो एनर्जी सिग्नल बनेगा. करेक्ट, यही बोला था, राइट. और इस एक्सिस पे ये एनर्जी के चैनल्स हैं कि किस एनर्जी का फोटोन आया था ये पे डिपिक्ट कर रहा है, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फोटोन्स आए वो डिपिक्ट कर रहा है. करेक्ट. तो यहाँ पे देखोगे तो 120 keV का आया है लेकिन बहुत कम आया है, 130 keV का ज्यादा आया, ऐसे ऐसे करके आया ना. इस कर्व जो दिख रहा है उस कर्व पे जाकर के आप रीड कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने काउंट्स जो हैं हर एनर्जी के मिले हैं. करेक्ट. अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने का जरूरत है. देखो ये इसने लिखा कि सैंपल एनर्जी स्पेक्ट्रम फॉर 140 keV फोटोन फॉर द केसेज ऑफ एवरेज 2% लोअर देन एवरेज. मतलब जो एवरेज जो लाइट जो आ रहा है, मतलब लाइट का अमाउंट आएगा ना, तो हर बार जब भी गामा फोटोन इंटरेक्ट करेगा क्रिस्टल के साथ तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लाइट नहीं आएगा, सेम ही अमाउंट ऑफ लाइट अपीयर नहीं होगा. यदि 140 का एक ही सारे फोटोन तो 140 के हैं, राइट. और वो डिपॉजिट करेंगे तो अपनी जो लाइट जो निकलेगा वो किस कारण से निकलेगा? दो कारण से निकलेगा. पहला, एक फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन हो जाए या मल्टीपल स्कैटरिंग हो जाए. दोनों ही केस में मल्टीपल स्कैटरिंग होकर के भी पूरी एनर्जी डिपॉजिट कर देगा, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तब भी पूरी एनर्जी डिपॉजिट करेगा. तो दोनों ही केस में वो जो फोटोन जो जाएंगे वो फोटो पिक, वो काउंट फोटो पिक में जाकर के ऐड होंगे. करेक्ट. लेकिन लाइट का अमाउंट जो आता है वो सेम नहीं आएगा हर बार. कोई एवरेज वैल्यू होगा उसके अराउंड फ्लक्चुएट करेगा लाइट. लेकिन उस लाइट का जो अमाउंट जो कलेक्ट करते हैं जो पीएम ट्यूब से, राइट, जो एनर्जी मैप करते हैं, उसका इस एनर्जी स्पेक्ट्रम पे जरूर असर पड़ता है. ठीक है. एवरेज एनर्जी का उसने दिखाया, यहाँ पे देख लो, एक सॉलिड लाइन जो दिखा रहा है वो किसके लिए है? एवरेज एनर्जी जो आई उसकी है. तो एवरेज एनर्जी में ये आपका स्पेक्ट्रम है. करेक्ट. ये देख रहे हो, इसका पीक यहाँ पे है, फिर इधर की तरफ आया और यहाँ से आकर के फिर 160 पे जाकर रुक गया. ठीक है. और जो 2% लोअर थे एवरेज से, एवरेज एनर्जी जितनी भी थी, एवरेज लाइट जो अमाउंट जो आया था वहां पे, उससे 2% कम लाइट जब आई तो देखो कैसा हुआ, डैश डैश ये वाला है. अब देख रहे हो, ये यहां पे आ गया. करेक्ट. अभी क्या हुआ, ये पीक यहां था, इसका पीक इधर है. पीक क्या हुआ? शिफ्ट हो गया. राइट. और 2% ज्यादा लाइट था तो ये डॉट डॉट वाला है, ये देखो ये ऐसा बना और यहाँ पे आकर के ये एंड हो गया. तो यहाँ पे इस केस में पिक शिफ्ट हो गया. अब देखो एवरेज एनर्जी वाला सेंटर में था पिक, 2% हायर था तो राइट साइड में पिक शिफ्ट हुआ, और 2% लोअर एवरेज एनर्जी जो थी तो लेफ्ट साइड में जाके पिक उसका शिफ्ट हुआ. समझ गए? ये पिक शिफ्ट होने से होता क्या है कि सारे पीएम ट्यूब जो होने चाहिए ना, सब पीएम ट्यूब जो है, जैसे मान लो कि एक इवेंट होएगा, करेक्ट, समझ रहे हो, तो जितने पीएम ट्यूब हैं सबसे सिग्नल आएगा ना जोड़ोगे, तो ईच पीएम ट्यूब का जो बनेगा इस तरह का स्पेक्ट्रम बनेगा लाइट का. आप समझ रहे, उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम बनेगा. सबका पीक जो होना चाहिए एक साथ कोइंसाइड होना चाहिए, तब जाके सुपरइम्पोज होएगा. समझ गए? तब जाके सुपरइम्पोज होता है. सबका पीक, हर पीएम ट्यूब का पीक जो होना चाहिए वो एक ही जगह पे होना चाहिए. लेकिन जिसने कम लाइट रिसीव किया उसका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, जिसने ज्यादा लाइट रिसीव किया उसका राइट की तरफ शिफ्ट होगा. तो पीक की ब्रॉडनिंग हो जाएगी. देखो ये 140 प्लस माइनस 10% वाला जो था वही फंडा था. 126 से लेकर के
154 तक ही लगाया, लेकिन पिक क्या हुआ, ब्रॉड हो गया। अब पिक जो होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा। डिड यू गॉट इट? इसलिए पिक की ब्रॉडनिंग होती है। जितनी अच्छी ट्यूनिंग होगी सारे पीएम ट्यूब के, सब पीएम ट्यूब का गेन बिल्कुल एक जैसा होगा। एक जैसा मतलब इन द सेंस कि डिपेंडिंग ऑन द वेट, हमेशा वेट अप्लाई करते हैं। जब आप पोजिशनिंग सर्किट के बारे में पढ़ोगे, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसको उस वीडियो को जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि वेटेड उसमें करते हैं। सिग्नल जो भी आता है उसके लिए कुछ वेट मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके पोजीशंस निकालते हैं। हर जगह पे वेटिंग मल्टीप्लाई होता है। सिग्नल भी जो आ रहा है कि उसके साथ जो वायर जो दिख रहा था आपको, रेजिस्टेंस नेटवर्क जो थे, वो नेटवर्क भी जो रेजिस्टेंस जो लगाया जाता है उसका वो सेंटर से कितना दूर है, जो दूरी पे डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। सेंटर के पास में है तो रेजिस्टेंस कितना लगा है, सेंटर से दूर है तो कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है। समझ गए? तब जाकर के वही तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। करंट रेजिस्टेंस से होकर के जाएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमें टोटल वोल्टेज चाहिए। तो हर पीएम ट्यूब का जो वोल्टेज जो आएगा, इसलिए कहीं लाइट कम कहीं ज्यादा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ढंग से ट्यूनिंग होनी चाहिए कि सबसे लाइट जो है वो कहीं भी गामा कैमरा में हो, सबसे लाइट जो होना चाहिए वो सेम ही आना चाहिए, रफली उस टाइप का। सबका पिक एक जगह आना चाहिए, तभी जाके सारे पिक जब सुपरिम्पोज होंगे, आप समझ पा रहे हो, सबके पिक जब सुपरिम्पोज होंगे तभी जाकर के बिल्कुल शार्प पिक बनेगा। लेकिन इंडिविजुअल पीएम ट्यूब की ट्यूनिंग में यदि गड़बड़ होगा तो पिक शार्प नहीं बनेगा, पिक की ब्रॉडनिंग होगी। और पिक शार्प होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन बढ़िया होगा, पिक ब्रॉड होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी जाएगा। ठीक है जी? तो ये देखो, यही लिखा है यहाँ पे कि द वेरिएशन इन लाइट कलेक्शन इफिशियंसी जो है रिजल्ट्स इन ए शिफ्ट ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रम विच रिजल्ट्स इन नॉन यूनिफॉर्म सेंसिटिविटी। तो इसलिए हर पॉइंट पे जहां पर भी होगा फोटोन, वो गामा कैमरा का एरिया जो होगा, जिधर की तरफ पीएम ट्यूब लगा हुआ है, जहां कम साइन ले रहा है उधर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, जहां पे ज्यादा काउंट आ रहा है उधर सेंसिटिविटी ज्यादा होगी एवरेज के कंपैरिजन में। समझ में आया? तो हम जब क्वेश्चन पूछेंगे, हम तो एग्जैक्टली इसी को उठा के बोलेंगे कि भाई आप इसको करके दिखा दो मुझे। तो जिसने नहीं सुना वो तो मजे में है, उसको थोड़ा ना पता है, वो ऐसे भी नहीं करने वाला। हम तो टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गॉट इट? कि ये कैसे हो रहा है, बस ये डिपिक्ट करके मुझे बता दो, और फिर यदि वो बना देगा तो मैं बोलूंगा एक्सप्लेन भी कर दो। इसका मतलब आपने सुना है, तो चीजें तो पता चली जाती है। समझ में आ गया? क्लियर? आगे चलो। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गामा कैमरा का भी आता है लिखने के लिए। तो उस परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में एक परफॉर्मेंस जो है वो इंट्रिंसिक एफिशिएंसी का है। ठीक है? When gamma rays undergo multiple scattering interactions within the gamma camera crystal, यदि मान लो कि मल्टीपल स्कैटरिंग होएगी तो क्या होगा, द एक्स एंड वाई सिग्नल्स generated do not accurately describe the spatial coordinate of the original interactions। यदि मल्टीपल स्कैटरिंग होएगी तब जाके एब्जॉर्प्शन होगा, तो एक्स वाई पोजीशन जो वो कैलकुलेट करेगा वो ट्रू पोजीशन नहीं होगा इवेंट का, वो एक्यूरेट डिपिक्शंस नहीं कर पाता है। द सिग्नल जनरेटेड डू नॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिनल इंटरेक्शंस। क्यों भाई? बिकॉज light is produced at multiple location in the crystal within a time that is short compared with the resolving time of the PMTs। क्या मतलब हुआ इसका कि जब मल्टीपल स्कैटरिंग होएगी क्रिस्टल के अंदर में तो एक पॉइंट पे से तो लाइट नहीं निकलेगी, जहां जहां इंटरेक्शन साइट होगा वहां से कुछ न कुछ लाइट निकलेगी। और वो जो मल्टीपल स्कैटरिंग जो होती है, समझ गए,
कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो हुई तो इतना शॉर्ट होता है कि पीएम ट्यूब जो है उसको अलग अलग नहीं देख पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बोल रहे हैं यसी, इट इज शॉर्ट कंपेयर्ड विद द रिजॉल्विंग टाइम ऑफ पीएम ट्यूब। पीएम ट्यूब को भी रिजॉल्व करने के लिए कि ये नेक्स्ट लाइट पल्स है, समझ गए? वो करने के लिए भी टाइम चाहिए, इतना डिफरेंस के बाद आएगा तभी उसको देखेगा कि दूसरा लाइट था। आप समझ पाए? हाँ, चाहिए कि दूसरा लाइट था, वो नहीं पकड़ पाएगा एक बार। अब क्या होगा कि जैसे मान लो कि क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में जो भी चीज है, जैसे मान लो कि यहाँ तो पीएम ट्यूब लगा हुआ है, इधर भी पीएम ट्यूब लगा, इधर भी पीएम ट्यूब लगा, इधर भी पीएम ट्यूब लगा। अब लाइट यहाँ पे एक फ्लैशेस आ गए, यहाँ का वाला जो होगा वो कैच कर लेगा, राइट? फिर दूसरे बार में आया, जो इसके पास में होगा वो फट से कैच कर लेगा, करेगा ना? जो पास में होगा वो कैच करता जाएगा मल्टीपल टाइम, लेकिन एक ही जो है कम कम लाइट आती जाएगी। तो जो पोजिशनल एक्यूरेसी जो होगी, देखो फोटो पिक शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है, बाकी भी चीजें होंगी ना, तो वो जो पोजीशन डिटर्मिनेशन जो है, अब अगेन जाके पढ़ोगे कि एक्स पोजीशन कैसे डिटर्मिन होता है, वाई को पोजीशन कैसे डिटर्मिन होता है, तो वहां पे मैथमेटिकली जब प्लग करोगे और उसको समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि पोजीशन जो डिटर्मिन जो होगा वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। सो ट्राई टू जस्ट लिसन दोज थिंग्स आउट एंड उसको अपने माइंड में बैठ करके कन्विंस करो अपने आप को, समझ गए? तो याद रखना, लेकिन एक लाइन तो ये क्लियर है क्या कि मल्टीपल स्कैटरिंग होएगी तो जो पोजीशन सिग्नल जो जनरेट होएगा उसका अमाउंट एक्यूरेट नहीं होगा, वो उसमें एरर होएगा, और उसके चलते स्पेशल कोऑर्डिनेट जो हम डिटर्मिन जो करेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें एरर ज्यादा होएगा। If a significant fraction of incoming gamma rays undergoes multiple scattering within the crystal, यदि significant portion of gamma rays, मतलब गामा रेज तो आ रहा है 100, मान लो कि गामा रे ने इंटरेक्ट किया और उसमें से 95 ने मल्टीपल स्कैटरिंग ही कर लिया, करेक्ट? तो क्या होगा? द स्पेशल रिजोल्यूशन इज डिग्रेडेड टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। उस केस में स्पेशल रिजोल्यूशन जो होगा वो इतना खराब हो जाएगा कि वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होएगा, क्योंकि पोजिशनल एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ गई। इवेंट को पढ़ना यहाँ था, कभी यहाँ पर गया, कहीं यहाँ पर गया, तो भाई तभी तो स्पेशल रिजोल्यूशन चला गया ना। ठीक भाई, एक पोजीशन की बात है, पोजीशन कैलकुलेशंस में एरर आएगा, ओके? द ओनली लाइन ऑफ डिफेंस फिर क्या है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं? इज टू मेक द क्रिस्टल सफिशिएंटली थिन। तो क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए? क्रिस्टल को सफिशिएंटली थिन करना पड़ेगा। क्यों? कि वंस स्कैटर्ड गामा रेज हैव ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग द क्रिस्टल बिफोर अंडरगोइंग सेकंड इंटरेक्शंस। मतलब वो सेकंड इंटरेक्शंस हो उसके पहले ही वो बाहर निकल जाए। ये भी मैं मल्टीपल स्कैटरिंग कैसे होती है वो भी प्रीवियस क्लास में या इसके प्रीवियस क्लास में हमने अलग अलग क्रिस्टल के थिकनेस लगा करके उसमें बताया, समझाया कि देखो यहाँ पर सिंगल इंटरेक्शन ही हो पाएगा, और यदि थिकनेस ज्यादा हो गया तो यहाँ पे मल्टीपल होएगा, सेकेंड इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बोल रहा है क्रिस्टल इतना थिन होना चाहिए कि एक ही इंटरेक्शन हो, उसके बाद वो बाहर बेशक बाहर चला जाए। सेकेंड इंटरेक्शन उसके बाद घूम स्कैटर होकर के आकर के नहीं होना चाहिए, तब स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो मेरा बेहतर हो सकता है। इंट्रिंसिक एफिशिएंसी बेहतर हो सकती नो, बेहतर नहीं हो सकती इंट्रिंसिक एफिशिएंसी, स्पेशल रिजोल्यूशन बेहतर होगा। अभी इंट्रिंसिक एफिशिएंसी हमने डिफाइन ही नहीं करा, अभी तो हम लोग थिकनेस वर्सेस मतलब सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मल्टीपल स्कैटरिंग को अवॉइड करना है, नहीं तो मल्टीपल स्कैटरिंग होएगी तो पोजिशनल इनएक्यूरेसी होगी, उससे मेरा रेजोल्यूशन जाएगा। और हमने बोला कि उसको करने के लिए क्रिस्टल को सफिशिएंटली थिन करना है ताकि एक ही इंटरेक्शन हो, तो मेरा काम हो जाएगा। नाउ
अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। द क्रिस्टल्स, थिन क्रिस्टल जो है और क्या करता है, ऑल्सो रिड्यूस द रिजोल्यूशन लॉस एसोसिएटेड विद द पैरेलैक्स इन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू द क्रिस्टल। और पैरेलैक्स इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है थिन क्रिस्टल जो होता है वो। इन द ओरिजिनल कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, जो पहले जो बने हुए थे, जो सबसे पहले जो गामा कैमरा आया था, उस समय पे स्टार्टिंग में क्रिस्टल का थिकनेस जो था 12.7 mm था, थिक था। Until technetium 99M generator became available, the thin crystal was considered a serious drawback. ये जो 12.7 mm का जो क्रिस्टल थिकनेस जो था, वो उस समय पे लोगों को लगता था कि ये ठीक नहीं है। सीरियस ड्रॉबैक मतलब कि इतना थिक जो है उससे स्पेशल रेजोल्यूशंस, मतलब सॉरी इतना थिक नहीं, मतलब तो थिन जो है, करेक्ट, ये थिन जो है, थिन क्रिस्टल था, 12.7 mm का है, राइट। तो ये बोल रहा है कि जब तक टेक्नीशियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये क्रिस्टल थिकनेस जो था उसको क्या मानते थे कि ये इसका ड्रॉबैक है, ये थिन क्रिस्टल, बिकॉज ऑफ लो इंट्रिंसिक इफिशियंसी। क्यों? क्योंकि उसकी इस जो थिन क्रिस्टल की इंट्रिंसिक इफिशियंसी लो थी फॉर मेनी रेडियोन्यूक्लियाइड्स यूज्ड एट द टाइम विद द एनर्जी रेंज 300 to 500 keV। उस समय पे जो भी एनर्जी रेडियो आइसोटोप अवेलेबल जो थे शुरू में, वो 300 से 500 keV के बीच के रेंज वाले थे, जिसमें सबसे ज्यादा आयोडीन यूज होता था 361 keV, जब पहले गामा कैमरा बना था तो फर्स्ट, उस समय पे क्रिस्टल थिकनेस 12.7 mm था। तो पतला क्रिस्टल था, उस समय पे लोग सोचते थे कि ना इसकी इंट्रिंसिक एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। लेकिन टेक्नीशियम की एनर्जी कम हुई, तो यही कम होने के कारण 12.7 mm भी जो था वो उसके लिए बेहतर इंट्रिंसिक एफिशिएंसी दिया। क्लियर? फिगर 7.3 जो है, ये फिगर जो देख रहे हो, it shows the decrease in intrinsic photo peak efficiency with increasing gamma ray energy for 12.7 mm thick and 6.3 mm thick sodium iodide crystals। दो डायग्राम दिखा रहा है, एक इस केस में इधर की तरफ एनर्जी है, यहाँ पे उसकी फोटो पिक की इंट्रिंसिक फोटो पिक की इफिशियंसी है, राइट। और ये दो क्रिस्टल थिकनेस के लिए उन्होंने डिपिक्ट किया। पहला वाला जो है 12.7 mm थिकनेस के लिए है और दूसरा वाला जो है 6.36 mm थिकनेस के लिए है। तो देखो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, क्या कि कम थिकनेस है तो उसकी इंट्रिंसिक एफिशिएंसी कम है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ग्राफ है, और ज्यादा थिकनेस है तो उसकी इंट्रिंसिक एफिशिएंसी ज्यादा है। क्लियर? और हर एनर्जी के लिए, किसी भी एनर्जी के लिए देख सकते हो तुम, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो एनर्जी ले लो, 100 लाइक वही 140 के आसपास का होगा रफली, उसके लिए 100% एफिशिएंसी है। मतलब सारे के सारे गामा फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं 12.7 mm। दैट्स व्हाट दिस डायग्राम शोज। लेकिन उसके बाद यदि एनर्जी बढ़ रही है तो दोनों के लिए अलग अलग एफिशिएंसी आ रही है, इंट्रिंसिक एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज इंट्रिंसिक एफिशिएंसी? नाउ यहाँ पे डिफाइन करता है। इंट्रिंसिक पीक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज the fraction of gamma rays, okay, entering the crystal normal to the planar crystal surface that undergo total absorption events, either photoelectric or multiple Compton scattering। मतलब कितना फ्रैक्शन जो है गामा रेज का जो क्रिस्टल सरफेस पे हिट कर रहा है उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है या मल्टीपल स्कैटरिंग से एब्जॉर्ब हो रहा है। आउट ऑफ हाउ मच? मान लो कि 100 फोटोन यदि गया, राइट, और उसमें से 80 फोटोन जो थे वो एब्जॉर्ब हो गए, मे बी ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यू टू मल्टीपल स्कैटरिंग।
तो उसकी इंट्रिंसिक एफिशिएंसी कितनी होगी 80 डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट, क्योंकि आउट ऑफ 100 80 जो थे वो अब्सॉर्ब हो गए, तो इसकी इंट्रिंसिक एफिशिएंसी कितनी आएगी 0.8। क्लियर, फाइन। These are the events that are counted in the photo peak PHA window। मतलब हमेशा इंट्रिंसिक एफिशिएंसी, जो फोटो पिक इंट्रिंसिक एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फोटो पिक जो PHA विंडो जो आपने सेट किया है, जैसे मान लो कि 140 प्लस माइनस 10% किया, तो उसी विंडो में कितने फोटोन आए थे वो, और डिवाइडेड बाई कितने टोटल फोटोन पड़े थे। मतलब आपका वैसे भी कर सकते हो फोटो पिक एफिशिएंसी निकालने के लिए कि आपने ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं फोटो पिक एफिशिएंसी की बात, फिर भी यहां पे दोबारा कर रहा हूं। फोटो पिक का एरिया इंटीग्रेट कर दो, डिवाइडेड बाई टोटल स्पेक्ट्रम का एरिया काउंट ले लो, तभी भी निकल जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई टोटल स्पेक्ट्रम में जो भी काउंट थे, मतलब उतने ही फोटोन तो पड़े थे, उसमें से फोटो पिक में इतने आए। और फोटो पिक में वही जाएंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो मल्टीपल स्कैटरिंग होगी, क्योंकि उनका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर। एट 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवी, विच इज द प्राइमरी एनर्जी ऑफ आयोडीन, जो है आयोडीन गामा रेज, द इंट्रिंसिक एफिशिएंसी इज ए 12.7 mm क्रिस्टल के लिए जो है वो 0.3 है, आयोडीन के लिए कितना है 0.3 है, और 140 केवी के लिए 0.9 है। ये कहां से, यहां से भी आप पढ़ के देख सकते हो। यहां से क्या करोगे, जब यहां निकालना होगा तो यहाँ पे इधर से एनर्जी लो, इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ, ड्रॉ द पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन एंड देन मूव एंड रीड टू द वाई एक्सिस पे जाकर, फिर 360 वाला का इधर की तरफ करोगे, रीड करोगे, तो आपको उसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो टेक्नीशियम के लिए 12.7 mm जो क्रिस्टल है, उस केस में इंट्रिंसिक एफिशिएंसी 0.9 है, और आयोडीन 131 364 केवी एनर्जी है, तो उस केस में उसकी इंट्रिंसिक एफिशिएंसी 0.3 है। ठीक है। नाउ द थिन क्रिस्टल रिक्वायरमेंट इज नॉट ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, बोल रहा है पहली चीज, एट लो एनर्जीज, करेक्ट, ठीक है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगर गामा कैमरा एंड द टेक्नीशियम 99mm जनरेटर मार्क्स परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांस इन द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। इसीलिए चूंकि टेक्नीशियम के लिए उसके इंट्रिंसिक एफिशिएंसी काफी अच्छी हो गई, फोटो पिक में ज्यादा काउंट आने लगे, तो नेचुरली इमेज अच्छे बनने लगे। कम काउंट आएंगे तो काउंट कम एक्वायर होंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम का एक्सपेरिमेंट होता है, भाई एक लिमिटेड टाइम तक ही तो पेशेंट स्टैटिक रहेगा, करेक्ट। तो ज्यादा फोटो पिक में काउंट आएंगे तो नेचुरली क्या होगा कि इमेज क्वालिटी जो होगी बेहतर होगी। तो बूम आ गया टेक्नीशियम के आते, क्योंकि 12.7 mm के गामा कैमरा थे ही, और टेक्नीशियम से अच्छी खासी इमेजिंग होने लगे, इसलिए न्यूक्लियर मेडिसिन में काफी एडवांस हुए। आगे चलो, पक्का, गुड। इन द करेंट जनरेशन जो है लार्ज फील्ड ऑफ व्यू गामा कैमरा डिजाइन फॉर होल बॉडी इमेजिंग, उस केस में स्टैंडर्ड क्रिस्टल थिकनेस जो है वो 9.4 mm का है, 3.8 ऑफ द इंच, जो जनरली आप लोग याद रखते हो कि 3.8 ऑफ द इंच, सब लोगों को यही याद रहता है कि गामा कैमरा में यही है, ठीक है। तो अभी जो स्टैंडर्ड गामा कैमरा है वो उसका क्रिस्टल थिकनेस कितना है, द होल बॉडी 9.4 mm या 3.8 of the inch. One can estimate from figure that the intrinsic peak efficiency is 0.8 for technetium 140 kV and 0.2 for 364 kV photon. तो इसीलिए देखो आपको क्या होता है, टेक्नीशियम पे बहुत अच्छे काउंट आते हैं, और इस पे 364 kV पे सेम गामा कैमरा पे यूज करोगे, यदि आयोडीन का इमेज करोगे तो बहुत कम काउंट आएंगे, लगभग 4 टाइम्स कम। देखो दिख रहा है ना, 4 गुना। The increased use of technetium 99M and other low energy gamma ray emitters has resulted in imaging instruments
that is less suitable for use with higher energy. क्या हुआ, चूंकि ऑलरेडी हमारे पास जैसे टेक्नीशियम की डिस्कवरी हुई, ज्यादातर लोग क्या करें, टेक्नीशियम वाला ही आइसोटोप, उसी से टैगिंग, उसी रेडियो फार्मास्यूटिकल में भी बूम आया और वही लोग यूज करने लगे. एंड द अदर लो एनर्जी गामा इमिटर, मतलब इसी के आसपास के लोग अभी ढूंढते हैं, क्योंकि गामा कैमरा तो बिल्कुल उसी के आसपास से के लिए स्टैंडर्डाइज हो गया, जो इमेज क्वालिटी अच्छा प्रोड्यूस करता था. वही इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज लेस सुटेबल फॉर यूज विद द हायर एनर्जी. लेकिन पहले जो था वो हायर एनर्जी के लिए लेस सुटेबल था, लेकिन अभी टेक्नीशियन के लिए वो बेहतर हो गया, तो लोग ने इसको यूज करना शुरू कर दिया. मतलब यही क्रिस्टल जो है आसपास का रह गया. लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेशली डिजाइन फॉर दिस हाई एनर्जी के लिए यदि है तो क्रिस्टल का थिकनेस इंक्रीज करते हैं, और ऐसे भी गामा कैमरास अवेलेबल हैं. ओके फाइन. एग्जाम्पल भी है. सम एस्पेक्ट सिस्टम वेर डेवलप्ड टू ऑफर कोइंसिडेंस इमेजिंग फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन इमिटिंग आइसोटोप्स आल्सो. पहले जब क्या था, पेटसिटी नहीं था, तो उस समय पे लोगों ने जब एस्पेक्ट सिस्टम था तो उसी को कन्वर्ट कर देते थे, कि मतलब उसको भी इस लायक अपग्रेड कर देते थे कि इस पे जो होगा वो पेट रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है एफडीजी का भी इमेजिंग हो पाए, मतलब पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो न्यूक्लियाइड जो है उनके भी इमेज हम गामा एस्पेक्ट कैमरा पे एक्वायर कर पाए. तो उसके लिए टू इंक्रीज द efficiency of the high efficiency for the high energy 511 keV photon, right, the manufacturer incorporated crystals of 15 to 25 mm thickness. इन्होंने क्या किया, क्रिस्टल थिकनेस जो था 9.4 mm से इंक्रीज करके 15 से लेकर के 25 mm थिकनेस का क्रिस्टल जो है वो बनाना शुरू कर दिया, ताकि इतनी एनर्जी का, इतनी थिकनेस का होगा तो 511 को भी को स्टॉप कर लेगा और उसके भी इमेज बन पाए. ओके. एंड विथ एडिंग फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसिंग गामा कैमरा को इम्प्रूव कर दिया उन्होंने. तो बहुत सारे अभी भी अपोलो में शायद अभी भी है जो उनका अपग्रेडेशन है, जिसमें आप आपका पेट भी वर्क कर सकते हो गामा कैमरा पर, एस्पेक्ट सिस्टम पे. अब पता नहीं डिसमेंटल कर दिया होगा तो कर दिया हो, लेकिन पिछले कुछ सालों तक तो एग्जिस्ट करता था. ठीक है. फॉर दिस सिस्टम ऑल्दो देयर इज सम लॉस इन रेजोल्यूशन, these systems are presently being used for imaging high energy isotope also, such as gallium 67, indium 11, iodine 131 because of increased sensitivity. क्योंकि नेचुरली जब इफिशियंसी, इंट्रिंसिक इफिशियंसी इंक्रीज कर गई तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि काउंट बढ़ जाएंगे. तो इसलिए ये जो 15 टू 25 mm थिकनेस के जो क्रिस्टल जो हैं वो आपको हाई एनर्जी आइसोटोप्स के लिए भी लोग इमेजिंग करने लगे, तो उस पे करने लगे. लेकिन एक बात याद रखना, देयर इज लॉस ऑफ रेजोल्यूशन. क्यों लॉस ऑफ रेजोल्यूशन होगी? क्योंकि मल्टीपल स्कैटरिंग के परसेंटेज बढ़ेंगे, ज्यादा थिकनेस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाती है, इसलिए लॉस ऑफ रेजोल्यूशन होगा. क्योंकि एक ही इंटरेक्शन होगा तब तो ठीक है, जहां मल्टीपल हुआ लॉस ऑफ रेजोल्यूशन जाना है. ठीक है. द लॉस इन रेजोल्यूशन विथ thicker crystals has been mediated to some degree with the digital processing in the present day system. तो इसमें क्या किया, मतलब जो थिकर क्रिस्टल जो यूज करते हैं, अब उन लोगों ने क्या किया कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो है यूज कर लेते हैं वो लोग, और वहां से जाकर के रेजोल्यूशन रिकवरी कर लेते हैं, इमेज को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है. और ऐसे मैथमेटिकल टेक्निक हैं जहाँ पे आप रेजोल्यूशन रिकवरी कर सकते हो और इमेज को बहुत अच्छा बना सकते हो. हमने किया हुआ है तो हमें पता है, हमारे पेपर भी हैं एनएमसी में. आप इमेज देखोगे तो आपको पता चलेगा. अच्छा, रियली बोन स्किन के इमेज को भी हमने बहुत साफ किया है. सो आप मतलब वो कर सकते हो. ठीक है जी, आगे चले. तो एक था ये जो वन परफॉर्मेंस पैरामीटर, क्या देखा आपने? इंट्रिंसिक एफिशिएंसी. दूसरा जो है एक्सट्रिंसिक एफिशिएंसी, या इसको कोलिमेटर एफिशिएंसी भी बोलते हैं, क्योंकि जब कोलिमेटर लगा दोगे, जब कोलिमेटर नहीं है, गामा कैमरा से कोलिमेटर हटा दो तो
उस सिस्टम की यदि इफिशियंसी देखोगे तो उसको इंट्रिंसिक बोलेंगे, और जैसे कॉलीमीटर चढ़ा दिया तो एक्सट्रिंसिक बोलते हैं उसको, या कॉलीमीटर इफिशियंसी, जो भी बोल लो, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। Collimator design is another area in which low energy gamma ray emitters such as technetium-99m have had a major impact. ठीक है। Collimator is necessary to project the radionuclide distribution in patient onto the crystal so that the image may be formed. क्योंकि उसको प्रोजेक्ट करना जरूरी है, तो सारे परपेंडिकुलर जो जाएंगे उसकी परपेंडिकुलरिटी हिट करे, लाइन ऑफ रेस्पॉन्स बनाने के लिए ही हम कॉलीमीटर का यूज करते हैं, और कॉलीमीटर के होल के थ्रू ही जाए ताकि मैं स्ट्रेट लाइन खींच सके उसके परपेंडिकुलर की यहीं से आया था ऑर्गन से, राइट। तो उसके लिए जरूरी है। एंगर, जब पहला जो गामा कैमरा जो बना था उस समय पे एंगर ने, हॉल एंगर ने जो बनाया था उस समय पे उन्होंने पिन होल कॉलीमीटर यूज करा था, ठीक है। एंगर यूज पिन होल कॉलीमेशन इन हिज ओरिजिनल प्रोटोटाइप कैमरा। Pinhole collimators are used clinically, जो है, for imaging a small organ, a small area such as thyroid, where large magnification can be achieved. Pinhole collimator जाके देख लो, हमने सारी उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, ओके। वहां से जाके क्लियर हो जाएगा इसको, इसलिए स्मॉल ऑर्गन के लिए यूज करते हैं ताकि वो मैग्नीफाई होकर के बड़ा दिखे। मोस्ट लार्ज ऑर्गन्स आर इमेज्ड विद पैरेलल होल कॉलीमीटर। क्यों? क्योंकि पिन होल कॉलीमीटर के लिए हमेशा छोटा ऑर्गन ही चाहिए, नहीं तो बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखा रहे थे छोटे एरिया को, तो पूरा लार्ज एरिया को यदि देखना होगा तो वो पूरा जब मैग्नीफाई करेगा तो उसके फील्ड ऑफ व्यू में वहां पे इमेज में दिखेगा ही नहीं, बहुत सारी चीजें कट जाएंगे। तो उस केस में लार्ज ऑर्गन यदि इमेज करना है तो हम क्या करते हैं, पैरेलल होल कॉलीमीटर यूज करते हैं। But other designs such as converging, diverging and fan beam collimators are also available for specific applications, right? कि जब छोटा ऑर्गन को बड़ा करके देखना हो, ऑर्गन को छोटा करके देखना हो, राइट, और ब्रेन के लिए स्पेशली फैन बीम कॉलीमीटर यूज होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कॉलीमीटर भी अवेलेबल है, कोन बीम कॉलीमीटर भी आया है, वो स्लैट कॉलीमीटर, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए चीजें जो है डेवलप हुई हैं। Parameters that affect collimator efficiency and resolution include the shape, मतलब कैसे इफेक्ट होएगा कॉलीमीटर की इफिशियंसी या एक्सट्रिंसिक इफिशियंसी, वो जो होगा कॉलीमीटर इफिशियंसी या एक्सट्रिंसिक इफिशियंसी और रिजोल्यूशन को जो इफेक्ट करेगा वो शेप एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल, उससे इफेक्ट होगा। थिकनेस ऑफ द लेड सेप्टा बिटवीन द होल्स, दो होल्स के बीच में कितने थिकनेस का जो है लेड सेप्टा है, ये भी चीज सारी हम लोग कॉलीमीटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, हर कॉलीमीटर का बाकी भी चीजें हम डिफाइन कर सकें, डिस्कस डिटेल्ड में डिस्कस कर चुके हैं, आप पहले का देख लो वीडियो जिसको भी देखना है। द सेप्टम थिकनेस हैज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंसी बिकॉज इट डिटरमिन्स द fraction of crystal area that is open to the gamma rays through the holes of a given diameter। मतलब कोई भी आप देखोगे तो होल के थ्रू ही गामा फोटोन पास कर सकते हैं, और दो होल के बीच में जो भी लेड थिकनेस जो आ रहा है उसका सेप्टम बोल रहे हो, तो जो सेप्टम जो है वो तो फोटोन को तो अलाउ ही नहीं कर रहा, तो उतना एरिया जो सेप्टम जो एरिया घेर रहा है वो उससे उसके क्या होगी, एफिशिएंसी जो कम हो जाएगी, क्योंकि कम ही फोटोन को अलाउ करेगा जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि लेस एरिया मिलेगा ना एक्सपोज गामा फोटोन को इंटर करने के लिए क्रिस्टल पे। ऑप्टिमम थिकनेस, सेप्टल थिकनेस इज ए फंक्शन ऑफ द मीन फ्री पाथ ऑफ द गामा रेज एंड वैरीज विद एनर्जी। मतलब गामा रे जो है एक इंटरेक्शन मल्टीपल इंटरेक्शन करता है ना, वहां पे उसका एक मीन फ्री पाथ होता है, हर एनर्जी के गामा फोटोन का एक मीन फ्री पाथ होगा, राइट। वो उसके ऊपर जाके डिपेंड करेगा कि सेप्टल थिकनेस कितना चाहिए, मतलब एक इंटरेक्शंस के बाद, मतलब सिर्फ एक इंटरेक्शंस जो आएगा ना उसमें वो कितनी परसेंट एनर्जी जो आएगा जाकर के लूज कर रहा है, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है कि सेप्टा से होकर के जो भी जाए वो जाकर के रुक जाए,
सारे के सारे अब्जॉर्ब हो जाएं, पेनिट्रेशन ना हो सेप्टा का। तो ये बोल रहा है कि ऑप्टिमम सेप्टल थिकनेस इज ए फंक्शन ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ द गामा रेज। गामा रे का जो मीन फ्री पाथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड जो मीन फ्री पाथ है इट वेरीज विद द एनर्जी, इसलिए ऑप्टिमल थिकनेस भी जो होगा सेप्टा का वो भी एनर्जी पे वैरी करेगा। इट मींस कि आयोडीन के लिए जो कॉलीमीटर होगा मीडियम एनर्जी का, उसका सेप्टल थिकनेस ज्यादा होगा कंपेयर टू टेक्नीशियम के लिए जो यूज करेंगे। क्लियर? Collimators designed for low energy gamma rays have significantly higher geometric efficiency for the same spatial resolution than do the medium and high energy design। मतलब ये बोल रहा है कि कॉलीमीटर जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं जो लो एनर्जी गामा के रे के लिए, उसका जो होगा वो हायर ज्योमेट्रिक इफिशियंसी होता है, सेम रिजोल्यूशन, लेकिन फॉर द सेम स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब हाई एनर्जी का लो कॉलीमीटर, मीडियम एनर्जी का कॉलीमीटर लो और लो एनर्जी का कॉलीमीटर लो, तीनों एनर्जी का कॉलीमीटर का यदि सेम रिजोल्यूशन रखना है, समझ गए, तो उस केस में सेम रिजोल्यूशन होगा, तो उस केस में जो लो एनर्जी वाला जो होगा उसकी इफिशियंसी जो होगी, ज्योमेट्रिक इफिशियंसी ज्यादा होगी। होगा 3 कॉलीमीटर है, राइट, एक लो एनर्जी का है, एक मीडियम एनर्जी का है, एक हाई एनर्जी का है, तीनों का रिजोल्यूशन सेम ही रिजोल्यूशन दे रहा है, स्पेशल रिजोल्यूशन दे रहा है, तो उस केस में लो एनर्जी वाला जो कॉलीमीटर जो होगा उसकी ज्योमेट्रिक इफिशियंसी ज्यादा होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं एग्जाम में, वाइवा में। ओके, आगे चलो। This translates into the less Poisson noise in image recorded with the low energy collimator for comparable administered activities and imaging times। मतलब नेचुरली जब उसकी ज्यादा ज्योमेट्रिक इफिशियंसी होगी लो एनर्जी वाले के लिए, तो इसलिए उसकी इमेज क्वालिटी जो होती है उसमें नॉइज कम आता है। दिस ट्रांसलेट्स इनटू लेस पॉइसन, नॉइज जो होगा कम होगा क्योंकि काउंट ज्यादा एक्वायर होंगे, राइट, लो एनर्जी कॉलीमीटर से। कंपेयर टू द कंपेरेबल एडमिनिस्ट्रेड एक्टिविटी जो है, और सेम इमेजिंग टाइम डाल रहे हो मीडियम एनर्जी और हाई एनर्जी के लिए तो भी। The availability of technetium 99M allows a significantly higher overall sensitivity than is possible with radionuclide that emit high energy gamma rays because of increased intrinsic efficiency of the crystals and the increased geometric efficiency of the low energy collimator design। Now what it says कि the availability of टेक्नीशियम 99M, जब उस समय टेक्नीशियम 99 आ गया या अभी हमारे पास यदि अवेलेबल है, इट अलाउज, क्या टेक्नीशियम 99 क्या अलाउ होगा, सिग्निफिकेंटली हायर ओवरऑल सेंसिटिविटी। टेक्नीशियम के लिए हम जब भी इमेजिंग करते हैं तो उस केस में हमारी उसकी सेंसिटिविटी काफी अच्छे काउंट्स मिलते हैं बेसिकली टेक्नीशियम के केस में, देन इम्पॉसिबल विथ जो हाई एनर्जी के गामा रेज जो जैसे कंपेयर टू आयोडीन 131 जो हाई एनर्जी का है उसके कंपैरिजन में। क्यों बोल रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्रिंसिक एफिशिएंसी ऑफ द क्रिस्टल। उसके लिए इंट्रिंसिक एफिशिएंसी जो है टेक्नीशियम के लिए 0.8 है और आयोडीन 131 के लिए 0.02 था, तो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी टेक्नीशियम के लिए है, तो एक तो वहां से ज्यादा उसको काउंट मिल रहा है एंड इंक्रीज ज्योमेट्रिक एफिशिएंसी भी उसके ज्यादा है जो अभी हमने बोला, तो दोनों ही फैक्टर मिल करके उसके सेंसिटिविटी को बेहतर कर देते हैं। अब